Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak and once again मैं आप सबके साथ मिल रहा हूँ along with my team to discuss the various aspects of UPSC civil services on the YouTube Studio Rise channel that is one of the biggest YouTube platform for UPSC civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनअकैडमी स्टूडियो राइज की चैनल के ऊपर और मैं प्रतीक नायक आप सबको फिर से जुड़ रहा हूँ to discuss about the UPSC preparation on various topics। और आज के सेशन के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे जहां हम लोग NCERT का डिस्कशन कर रहे थे। मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिन लोग नए जुड़े हैं, द न्यू स्टूडेंट्स हु जॉइंड विथ अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, उनको दे देता हूं। मैं NCERT का प्रिपरेशन काफी इनफैक्ट लेक्चर से करा रहा हूं और हमने स्टैंडर्ड 6 की NCERT जो है जिसका नाम है आवर पास्ट वन है, उसको शुरू कर दिया है ऑलरेडी। और मैं पिछले 6 साल से आई बीन टीचिंग ऑन दी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स इन द लास्ट 6 years, जहां पे मैं तैयारी करा रहा हूँ स्टूडेंट्स को यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेके। और मैं ऑलरेडी ये फील्ड के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ बाय दी वेरियस लेक्चर सीरीज। खास करके मैं 2 यहाँ पे प्रोग्राम ले रहा हूँ, एक तो एनसीईआरटी का ले रहा हूँ और दूसरा आपके लिए ले रहा हूँ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, कि किस तरह से पीआईबी का आधार बना के हाउ द पीआईबी कैन बी यूज्ड टू इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो दोनों हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आज का जो सेशन है वो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 से हम लोग शुरू करेंगे। बिफोर वी प्रोसीड, मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोग को बता देता हूँ। मैं पिछले 6 साल से ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम्स के अंदर एक्टिव हूँ। साथों साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन के साथ भी जुड़ा हुआ है। आई वॉज वर्किंग विद गुजरात गवर्नमेंट एंड ब्रीफली उसके बाद फिर मैं अभी फुल टाइम यहाँ पे एजुकेशन के अंदर और आप सबके साथ शेयर करने के लिए आ रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास के अंदर एनसीईआरटी को शुरू कर दिया था। इन द लास्ट क्लास आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड अबाउट द एनसीईआरटी और मैंने आपको जो लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक्स पढ़ाए थे वहां पे व्हाट वेयर एंड हाउ मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आप ना देखा हो तो आप इसको लेक्चर 1 के रूप में देखेगा, प्लेलिस्ट के अंदर चले जाइए, प्लीज वॉच दिस लेक्चर्स, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में जा रहे हैं। उसके बाद हमने स्टोन एज के 2 चैप्टर्स देखे थे जो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 के अंतर्गत था। We had discussed lecture number 2 and lecture number 3. This topic is mainly related to topic of Stone Age. ये Stone Age के साथ जुड़ा हुआ था। उसके बाद हमने पिछले क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 4 के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को शुरू किया था। We had discussed about the various aspect of इंडस वैली सिविलाइजेशन। इतना पॉइंट कवर किया था। अब आज से आगे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होता है। मैंने आपको एक थीमेटिक हिस्ट्री क्रोनोलॉजी पढ़ाने की कोशिश किया था और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आज हम लोग 2019 में सर्वाइव कर रहे हैं। 2019 में जब सर्वाइव कर रहे हैं तो मैंने आपको हिस्ट्री को बताया था कि 2 फेज के अंदर डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री को प्रिसाइसली 0 के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं और 0 मतलब ये जो टाइम था ये किनका था? जीसस क्राइस्ट का टाइम था। और जीसस क्राइस्ट के बाद जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसे हम लोग कॉमन एरा के रूप में पहचानते हैं। और जीसस क्राइस्ट के पहले जितने भी टाइम हो गए हैं उसको हम लोग बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। और अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं द टॉपिक्स दैट वी आर स्टडीइंग एज ऑफ नाउ, वो बिफोर कॉमन एरा के टॉपिक है, जहां पे हिस्ट्री का ओरिजिन हुआ था। और इसी के लिए ये टॉपिक को हम लोग प्री हिस्ट्री के रूप में भी पहचानते हैं कि हिस्ट्री के पहले जो भी इवेंट्स हो गए थे और वो जो प्री हिस्ट्री था उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टोन एज। ये स्टोन एज के टॉपिक को हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हमने पढ़ लिया है। ये स्टोन एज को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता था, पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज। और ये तीनों को हमने पढ़ लिया है कि कैसे डोमेस्टिकेशन हुआ, कैसे सिविलाइजेशन का ओरिजिन होता है, नियोलिथिक कल्चर्स का कैसे डेवलपमेंट चला। ये जो स्टोन एज था ये चलता है 2 मिलियन ईयर्स अगो से। कहां से? 2 मिलियन ईयर्स अगो से शुरू होता है। इट स्टार्टेड ऑफ विद द 2 मिलियन ईयर्स अगो। और मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश किया था कि हाउ द ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप, किस तरह से किसका डेवलपमेंट चलता है। एंड इट कंटिन्यूड अप टिल द नियोलिथिक पीरियड। जो नियोलिथिक पीरियड अगर आप देखने की कोशिश करोगे अराउंड 10,000 BC और उससे भी आगे चलता रहेगा। उसके बाद नियोलिथिक एज के अंदर छोटे मोटे कल्चर डेवलप शुरू हो गए और ये जो कल्चर्स डेवलप होते हैं अराउंड 2700 BC के आसपास छोटे मोटे कल्चर्स डेवलप हुए। और उसी के बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन हुआ जो हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था। स्टोन एज को लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में मैंने एक पर्सपेक्टिव आपको दिया था। आज जो हमने पिछला क्लास किया था उसमें लेक्चर नंबर 4 के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा था। हमने देखा था कि 2700 BC के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सिटीज का ओरिजिन हुआ वो चलता रहता है करीबन 1600 BC। मतलब आज से आप पकड़ने की कोशिश करोगे अराउंड 3600 ईयर्स पहले। कितना था? क्योंकि आज हम लोग 2019 में जी रहे हैं, वी आर सर्वाइविंग इन 2019, तो 2019 से 0 प्लस 1600, मतलब मैं कह सकता हूं कि अराउंड 3600 ईयर्स अगो इवेंचुअली ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहीं ना कहीं मेंशन किया गया था इन द हिस्ट्री बुक्स। इसको लेके बहुत सारी असमंजस है, बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस है लोगों को, तो कभी बाद में हम लोग पढ़ाएंगे जब 12th की एनसीईआरटी को मैं आपको कराऊंगा। 1600 BC के आसपास, अराउंड 600 BC के आसपास आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। और उसी के बाद अगर आप देखोगे तो अराउंड 1500 BC का मतलब ये होता है कि आज से 3500 ईयर्स अगो के अराउंड के आसपास जो पीरियड था उस दौरान आपका एक एज का शुरुआत हो गया जिसके हम लोग कहते हैं क्या? वैदिक एज। ये जो वैदिक एज के बारे में ही हम लोग आज के क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जहां पे व्हाट काइंड ऑफ बुक्स आर इंपॉर्टेंट इन द वैदिक एज टू अंडरस्टैंड द वैदिक एज, इंक्लूडिंग वैदिक एज के दौरान जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपकी वैदिक सभ्यता का डेवलपमेंट हो रहा था, व्हेन द आर्यंस केम। कहा जाता है कि ये वैदिक एज ऐसा टाइम था जब भारत के अंदर आर्यंस आ गए थे, एंड व्हेन द आर्यंस केम टू इंडिया, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली एज डेवलप्ड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री कॉल्ड एज द मेगालिथिक एज। उसको क्या कहते हैं? मेगालिथिक एज कहते हैं। उसको भी आज के क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो अराउंड 1500 ईयर्स BC ड्यूरिंग दिस पीरियड टू पीरियड्स या टू एजेस डेवलप्ड। आपको पूछा जाएगा कि आज से 3500 ईयर्स अगो या मैं कहूंगा 1500 BC, 1500 बिफोर कॉमन एरा, उस दौरान आपकी दो एजेस का डेवलपमेंट हुआ। एक तो वैदिक एज का डेवलपमेंट हुआ और दूसरा आपका मेगालिथिक एज का डेवलपमेंट होता है। आज का जो चैप्टर है उसको हम दोनों को ये एजेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैदिक एज का इंपॉर्टेंस ये है कि इट गिव्स अस द डिटेल अबाउट द आर्यन सोसाइटी, और कहते हैं कि इसमें जो मेन सोर्स है वो बुक्स है। और बुक्स में भी अगर आप देखोगे तो ऋग्वेद नाम की बुक है, और ऋग्वेद के द्वारा हाउ द आर्यंस यूज्ड टू स्टे, व्हाट दे यूज्ड टू ईट, व्हाट दे यूज्ड टू वर्शिप, उसकी जानकारी मिलती है। मेगालिथिक एज अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो साउथ इंडिया के अंदर हमको मिलता है, एंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री precisely if you try to understand, we find stone tools and stone boulders which gives us the details about the people living in that society। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों हमको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको वैदिक एज के ऊपर लेके जाऊंगा, उसके बाद मेगालिथिक एज के ऊपर लेके जाऊंगा। बोथ वर कंटेम्पररी ऑफ ईच अदर। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर हुआ करता था, समवेयर अराउंड द इंडस रीजन, और ये आपका साउथ इंडिया के अंदर आपको मिलेगा आज के तमिलनाडु वाले रीजन में, आपके आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बोथ दिस पॉइंट्स यू शुड नो। हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सो दिस चैप्टर अगर आप बुक के अंदर पढ़ोगे तो इट टॉक्स अबाउट द टू थिंग्स। One is the story of the Vedas. It talks about the story of the Vedas, the language used in the Ved, how the Sanskrit developed, what kind of languages developed out of Sanskrit, including how the historians study the Ved, Ved को कैसे पढ़ा जा सकता है, including the story of the Rigved, जहां पे ऋग्वेद को कंपाइल करने के पीछे आपके विश्वामित्रा जैसे सेंट्स मिलेंगे, the story of the manuscripts, how the Ved were written, and this chapter also includes eventually the life of the people belonging to the Vedic age। कितने साल पहले? तो मैंने आपको बता दिया है 3500 years ago from the year 2019, या इसी को ही हम लोग कहेंगे 1500 BC के आसपास का पीरियड है। दिस इज द पीरियड अबाउट 1500 BCE फ्रॉम नाउ ऑन, और वहां पे आपका वैदिक एज का डेवलपमेंट हुआ। जब वैदिक एज का डेवलपमेंट हो रहा था उस दौरान नीचे डाउन साउथ
आपको बड़े बड़े स्टोन की साइट्स मिलती है जिसे हम लोग मेगालिथ कहते हैं। मेगालिथ का मतलब क्या है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। लिथ मतलब पत्थर। आपने पुराना क्लास ना देखा हो तो आई विल रिकमेंड यू कि यू प्लीज वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स और उसके बाद यहाँ पे आइएगा, सो दैट यू विल बी एबल टू कोरिलेट। और ये बड़े बड़े स्टोन के पत्थर हुआ करते थे, स्टोन बोल्डर्स हुआ करते थे, उनसे हमको इनकी सोसाइटी, इनके रिलीजन के एस्पेक्ट का पता चलता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या चलता है। अब थोड़ा बहुत हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हमको क्या बताता है। You might be aware about the four Ved, the Rigved, Samved, Yajurved and अथर्ववेद। कहते हैं कि in the early period, if you try to understand, only the Rigved was compiled. In the early period, only the Rigved was compiled. और आपका जो अर्ली वैदिक एज है, उसमें आपका खाली ऋग्वेद ही डेवलप हुआ था। बाकी के जो 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, दे वर डेवलप्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड, जो उसको मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कहा जाता है कि ऋग्वेद गिव्स अस द डिटेल अबाउट द वैदिक पीपल एंड द आर्यंस एंड व्हाट दे यूज्ड टू लिव, व्हाट दे यूज्ड टू ईट, हाउ दे यूज्ड टू मेंटेन देयर लाइफस्टाइल, ऑल दिस थिंग्स इज मेंटेन इनटू द ऋग्वेद। गेटिंग माय पॉइंट? अब प्रश्न आता है कि ऋग्वेद क्या है। तो ऋग्वेद इज अ बुक ऑफ 10 मंडल्स। अगर आप देखोगे तो इट्स अ बुक कंपेजिंग ऑफ द 10 मंडल्स। 10 मंडल्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर 10 किताबें हैं छोटे सेक्शंस के अंदर, एंड दिस आर कंपोज इन द फॉर्म्स ऑफ हाइम्स। इसका क्या कहा जाता है? इट इज कंपोज इन द फॉर्म ऑफ हाइम्स। हाइम्स का मतलब ये होता है मंत्र, उसको हम लोग श्लोक कहते हैं, या उसी को ही कहा जाता है सुक्त। आपको कभी कभी पूछेगा कीवर्ड कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सुक्त, तो सुक्त पता होना चाहिए। अब कहानी यह है कि इन द ऋग्वेद देयर वर सर्टेन हाइम्स व्हिच वर कंपोज्ड बाय सर्टेन पर्संस, देयर वर सर्टेन हाइम्स व्हिच वर कंपोज्ड बाय सर्टेन पर्संस, और वो जितने भी लोग थे उन्हें हम लोग ऋषि कहते हैं, उन्हें हम लोग अलग अलग ऋषि कहते हैं। एंड इन दिस चैप्टर वी केम टू नो कि the rishis composed this shlok, they composed these hymns around 3500 years back, and they started praising different gods. उन्होंने अलग अलग भगवान की पूजा अर्चना की, और इससे हमको पता चलता है कि what is the significance of the religion in the Vedic period. If you try to understand ये religion के अंतर्गत, if you try to understand, you will see in the Rigved we find the mention about different gods. हमको अलग अलग भगवानों की जानकारी मिलती है। जैसे इन द ऋग्वेद वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अग्नि। अग्नि इज कंसिडर्ड टू बी द फायर गॉड। अगर आपको जानकारी होगी आज की तारीख में ऑल द फायर ऑल्टर्स, जैसे ये फायर ऑल्टर है, ये हवन कुंड है, हम लोग अग्नि क्यों प्रगटाते हैं? वाई वी कंसिडर अग्नि एज वन ऑफ द मेजर आई वुड से सोर्स। क्यों? उसके पीछे का कारण है बिकॉज इट वाज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर बोला गया था कि इसको फायर गॉड है। इट कनेक्ट्स द पीपल बिटवीन दिस लोक एंड द अदर लोक, मतलब ये वर्ल्ड और अदर वर्ल्ड के बीच में लोगों के लिए कनेक्शन देता है। उसी दौर के ऊपर इन द ऋग्वेद ओनली वी फाइंड द मेंशन ऑफ इंद्र। इंद्र इज कंसिडर्ड टू बी अ वॉरियर गॉड। तो उनको कहा जाता है कि व्हेन द ऋग्वेद वाज कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ द हाइम्स, तो बहुत सारे श्लोक, मेनी हाइम्स वर डेडिकेटेड टू इंद्र। इनफैक्ट ऋग्वेद के अंदर करीबन 1000 के आसपास हाइम्स है, प्रिसाइसली 1018-1028 के आसपास आपको हाइम्स मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ द श्लोक एंड द मंत्र। मेजॉरिटी ऑफ देम आर डेडिकेटेड टू इंद्र। ऋग्वेद ऑल्सो गिव्स अस द डिटेल अबाउट द गॉड सोम। आपको सोम भगवान की भी जानकारी मिलती है। अब सोम क्या था? तो सोम वाज अ प्लांट, एंड वहां से द वैदिक पीपल यूज्ड टू मेक अ स्पेशल ड्रिंक। ये जो ड्रिंक है उसे सोम रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोम रस कहा जाता है। दिस सोम रस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वैदिक लाइफस्टाइल, क्योंकि ये क्या खाया पिया करते थे द आर्यंस, द वैदिक पीपल, उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती रहती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हु यूज्ड टू कंपोज दिस हाइम्स। ये हाइम्स को कौन कंपोज करता था? ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, I told you कि this hymns were initially composed by the sages। ये sages को या भगवान को डेडिकेटेड करने वाले जो लोग थे उनको हम लोग ऋषि भी कहते हैं। And there were different ऋषिस। One of them ऋषि was विश्वामित्री। कौन थे? One of them ऋषि was the विश्वामित्री। और कहा जाता है कि विश्वामित्री को लेके एनसीईआरटी में आपका पूरा का पूरा एक वो बॉक्स भी दिया हुआ है, मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हाइम्स दैट वर कंपोज्ड बाय विश्वामित्री। बट इट इज सेड कि दिस सेजेस डेडिकेटेड देयर राइटिंग्स। वो उन्होंने जो लिखा था, मतलब उस टाइम पे तो आपकी लिखने की पद्धति नहीं चलती थी, बट इट वाज ओरली कंपोज्ड। और कहा जाता है कि ऑल द ओरल कंपोजिशन was dedicated to different gods and goddesses,
और ये डेडिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इट वॉज डेडिकेटेड टू अग्नि, इंद्र, सोम एंड डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये सब के सब आपको इसके अंदर से मिलते रहेंगे। इट इज सेड कि when the hymns were composed earlier by the rishis, it is said when the hymns were composed earlier by the rishis, over a period of time the hymns, the shlok, the sukta, उसको क्या कहते हैं, सुक्त भी कहते हैं, मंत्र भी कहते हैं, the mantras were taught from one generation to other generation, क्योंकि it was part of oral history, and because of oral history eventually एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन से लेके फोर्थ जनरेशन तक, और अब तो 5G भी आ गया है भाई साहब, फिफ्थ जनरेशन तक पास ऑन हुआ। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ऑल द वेद इवेंचुअली आपके जितने भी वेद है, ऑल द वेद इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे वर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाया ओरल ट्रांसमिशन ऑफ हिस्ट्री। ये भी हमको जानकारी मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो इट इज सेड the priest used to teach the students generation by generation, और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अंडर द गुरु शिष्य सिस्टम द वेद वर कंपाइल्ड एंड इट पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम when the printing technology evolved, it is said the ved were eventually compiled and उसके बाद उसका प्रिंटिंग हो जाता है। earlier before the development of printing, the ved were written down later on period of times on a manuscript. If you can see in this picture, this manuscript was compiled sometime 150 years back. This is given in NCERT only, and it is said eventually it was compiled on a birch bark मतलब क्या था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ट्री होता है, वो ट्री के ऊपर से निकाल के उसको बनाया जाता था। इट वॉज मेड आउट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर लिखा जाता था, इट वॉज कंपाइल्ड डाउन। तो पहले ओरल ट्रांसमिशन था, उसके बाद रिटन ट्रांसमिशन चला, और जब ओरली संस्कृत लैंग्वेज का यूज हुआ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी संस्कृत लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट चलता है। अब देखो ऑल द वेद अगर आपको पूछेगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो द अर्ली पीरियड दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट द ऋग्वेद ओनली। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वो बाद में आते हैं। ऋग्वेद वाज द वेद व्हिच वाज precisely, if you try to understand, compiled, and it was in the form of sukta, or I would say hymns. उसके बाद सामवेद is known as the Ved of music. यजुर्वेद is the Ved which gives us the detail about how to conduct the yagna. अथर्ववेद was added very later on, सबसे लास्ट में ऐड किया गया था, याद रखेगा। It was added very last in the later phases, और it gives us the detail about the mystic life, it gives us the detail about the forest life। तो अलग अलग नॉलेज आपको देता है। वेद का मतलब ही है नॉलेज टू नो, और ये सब चीजें हमको ऋग्वेद बताता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये संस्कृत लैंग्वेज कहां से आई? How did the Sanskrit language origin? This chapter eventually talks us how the other languages and the Sanskrit language had origin. अब याद रखेगा, the hymns of the Rigved were compiled in Sanskrit, and in this chapter we come to know कि the Sanskrit language is the basis of a group called as Indo-Aryan language family. क्या कहते हैं? Sanskrit language is a part of the Indo-Aryan group of family, and it is said the Sanskrit language is part of the Indo-Aryan group of language, and under this chapter we come to know कि other than Sanskrit there are many languages which are also the part of the Indo-Aryan group of family, और कहा जाता है कि संस्कृत and Latin, Sanskrit and Persian, they are having very much similarities. तो कहते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज का जो ओरिजिन हुआ था वो इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से ही होता है। ठीक है, अब आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर पार्ट ऑफ द इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। आज के इंडिया के अंदर ज्यादातर लैंग्वेज बोली जाती है संस्कृत, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, असमीज। These are all the languages which are part of the Sanskrit, and they belong to the Indo-Aryan group of family. Why? Because it was spoken by the Aryan people. अब ये आर्यन लोग, कुछ लोग यूरोप की तरफ चले गए थे, और इसी के कारण because of this thing you will see other languages that developed was also part of the Indo-Aryan group of family. In fact, you see so many similarities between Sanskrit and English. जैसे संस्कृत में माँ है, इंग्लिश में मदर है, संस्कृत में भ्राता है,
संस्कृत के अंदर अगर आप देखोगे भ्राताश्री, यू माइट हैव सीन दिस मूवीज महाभारत एंड ऑल दिस थिंग्स, भ्राता का मतलब क्या होता है? ब्रदर। इन इंग्लिश वी हैव ब्रदर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो दैट शोज कि सो मेनी सिमिलरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड इंग्लिश इज देयर। ये चैप्टर हमको ये भी बताता है। दिस चैप्टर ऑल्सो टॉक्स अबाउट that there are other languages which are spoken in India in different parts of the country. Say for example, Dravidian group of languages which does not form the part of the Indo-Aryan group of language. Say for example, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam जो है, Malayalam है, this is part of the Dravidian group. It is not the part of the Sanskrit origin. Getting my point or not? India के सेंट्रल इंडिया में आपको जो लैंग्वेजेस बोली जाती है इन झारखंड एंड द ट्राइबल डायलेक्ट्स, दे आर पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रो-एशियाटिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस. यू विल ऑल्सो सी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो आपकी टिबेटो बर्मन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस से है. तो संस्कृत इज द लैंग्वेज जहां पे बहुत सारी ओरिजिन हुई अलग अलग लैंग्वेजेस की. और जो आज का संस्कृत है वैसा संस्कृत नहीं था. इट वाज ओल्ड संस्कृत विच वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट संस्कृत. तो आज इंडिया में जो लैंग्वेजेस है उसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है फ्रॉम दिस चैप्टर. ये भी आपको पता होना चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऋग्वेद वॉज रिटन इन संस्कृत. अब ऋग्वेद से क्या क्या मिला आपको समझा देता हूं. इट वॉज रिटन इन संस्कृत, इट वॉज कंपाइल्ड इन द फॉर्म्स ऑफ हाइम्स. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऋग्वेद वॉज कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइम्स. These hymns were basically dedicated to God. It was dedicated to God. Getting my point or not? अब क्या हुआ? There were certain group of historians who started studying about the Rigved, and then they came to know कि in this hymns there were dialogues between entities as well. In this times there were dialogues between entities as well. अब there is this famous dialogue of a saint called as Vishwamitri, and Vishwamitri wanted to cross two rivers. One was the Bias and the second one was Satluj. If you can see over here, Bias and Satluj, these are the two rivers precisely which was flowing in that area. And वहां पे Vishwamitri was standing somewhere over here. Vishwamitri wanted to cross the rivers and he dedicated some hymns to these two rivers, that is known as Satluj and Bias. Getting my point or not? It is said Vishwamitri wanted to cross this river. There was a dialogue between these two people, these two entities. और कहा जाता है कि Vishwamitri dedicated hymns to Satluj and Bias in the forms of horses and cow. और विश्वामित्री उनको कहते हैं कि oh my dear rivers, please allow me to pass through your area. और उसके बाद उनको कहते हैं कि I am giving you the significance of cow, I am giving you the significance of horses. Getting my point or not? और कहा जाता है कि काऊ को कहा गया कि आप इनफैक्ट जैसे गाय अपने बछड़ों का ध्यान रखती है, व्हेन अ काऊ टेक केयर ऑफ द कैफ एंड द कैटल्स, उसी तौर के ऊपर द रिवर्स आर टेकिंग केयर ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन. तो हम चाहते हैं कि प्लीज अलाउ अस टू गो. एंड इट इज सेड प्रिसाइसली, यू विल सी कि विश्वामित्र व्हेन ही डेडिकेटेड सर्टेन हाइम्स टू सतलज एंड बियास, तो विश्वामित्र compared these two rivers eventually in the form of cow, in the form of cattle, in the form of horses. Vishwamitra also compared the flow of the rivers with the power of Indra. अब power of Indra का क्या इंपॉर्टेंस है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इंद्रा यूज्ड टू बी द गॉड, जिसे हम लोग वॉरियर गॉड कहते थे. और कहा जाता है कि इंद्रा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन द वैदिक पीरियड. और उसके बाद द रिवर्स रिप्लाइड बैक, सतलज एंड बियास रिप्लाइड बैक इवेंचुअली, जहां पे बोला जाता है कि ओके यू आर प्लीडिंग अस टू पास थ्रू दिस रीजन. रिवर्स ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अलाउ करती हूं. गेटिंग माय पॉइंट? अब दिस शोज ये जो डायलॉग है उसका सिग्निफिकेंस क्या है. First of all, we come to know via this dialogue what was the geography where the Aryan people used to stay. The Aryan people used to stay in this region. Getting my point or not? दूसरा important point, we come to know about the flow of river. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट वाया दिस डायलॉग्स, इसका इंपॉर्टेंस क्या है तो पीपल यूज्ड टू वर्शिप काउ एंड दे यूज्ड टू हैव द हॉर्सेस इन देयर आर्मी एज वेल. You will also find via this dialogue we also come to know the chariots, क्योंकि विश्वामित्र was passing through his chariots, वो रथ के साथ जा रहे थे. Getting my point or not? It also gives us the detail about the different rivers. ये हमको अलग अलग rivers की भी जानकारी देता है. तो all these things if you try to understand is mentioned as a part of the dialogues and the hymns which were compiled. तो ऋग्वेद के hymns है, उसके जो मंत्र है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है to understand the Vedic geography.
Vedic society, Vedic culture, and also the different rivers as well. अब you will see Ganga and Yamuna उसको mention किया है, याद रखेगा कि in the Vedic literature the rivers Ganga and Yamuna is mentioned only once, उसको one time ही mention किया गया है. Other than that, the maximum rivers that are mentioned in the Vedic literature regarding the geography, तो हमको इसकी ही जानकारी मिलती है. Getting my point or not? अब प्रश्न आता है what other things we get from Rigved? Getting my point or not? So Rigved talks about the importance of cattle. Rigved talks about the importance of children, और children में अगर आप देखोगे it talks about the male child. In many Rigved hymns you will see the birth of a male child is welcome. Getting my point or not? It also talks about that the horses are very much significant for the Vedic society, and horses were tied on the chariots, उसको रथ के साथ बांधा जाता था. And eventually you will see the Rigved talks about the battles were fought for the control of many things. Eventually if you see, और कहा जाता है eventually the battles were going on for the control of water, the battles were going on for the control of land, ये भी हमको पता चलता है. अब what is the reason? Because there were certain areas जहां पे agriculture और pastoral economy हुआ करती थी, and the Vedic people wanted to get the significance of land. इसके लिए ये लोग fight किया करते थे. In the Vishwamitra's dialogue, you will see a story of 10 राजन. कौन सी राजन? 10 राजन. अब ये जो 10 राजन क्या है, the battle of 10 kings, उसको मैं next class के अंदर कराऊंगा. विश्वामित्र हमको इसकी भी जानकारी देते हैं. He gives us the detail about this thing. Now if we'll try to understand what other things we get from the Vedic age, याद रखेगा, we get about the details of the battles, who used to fight these battles. जैसे विश्वामित्र talks about under the hymns that we do not have the standing army, the political structure was such that there was an assembly of people, एक सभा हुआ करती थी, and this people used to choose a leader. This leader was called as Rajan. Getting my point or not? This leader was called as Rajan. So इस तरह से इनकी जो सोसाइटी है, इनकी पॉलिटिक्स है, वो भी हमको ऋग्वेद के द्वारा ही पता चलती है regarding the Aryans. It is also mentioned that eventually बहुत सारे लोगों को कैप्चर किया जाता था आफ्टर फाइटिंग द बैटल्स, और ये भी चीज हमको हिस्ट्री के द्वारा पता चलती है. नाउ द क्वेश्चन कम्स if two kings are fighting, eventually if one king is winning the battle, what is the outcome of that? You will see the Rigved talks about कि when the wealth was obtained after fighting a battle, जब युद्ध करने के बाद आपके पास जो संपत्ति आती थी, the wealth was divided into different people. Certain wealth was kept by the king himself, certain wealth was divided to the priestly class, and certain wealth was given to the people as well. Getting my point or not? You will also see कि जब संपत्ति आती थी, whenever they used to win, जब ये लोग युद्ध में जीता करते थे, you will see कि after winning a battle, the king used to perform a yagna. It was a kind of a sacrifices, and under these sacrifices eventually certain offerings were made into the fire. मैंने आपको बता दिया है the significance of Agni, and offerings were made in the form of ghee, grain and animal to the god, और god को खुश करने के लिए ये चीज किया जाता था. Getting my point or not? हमको वैदिक पीरियड के दौरान, in the Vedic age, the Rigved talks about the two class of people. It talks about the two caste of people. वो कहता है कि there were two sections of society. One was the priest and second one were the Brahmins. The Brahmins used to perform the precisely various practices, और उसमें rituals किया करते थे. The second class of rulers at that time were the Rajas. The Rajas and the king did not like the priest because they used to dominate these cases. And eventually Rigved also talks about कि the kings were not powerful. ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर 1500 years BC के आसपास की बात करोगे तो उस टाइम पे राजा पावरफुल नहीं था. The king was not powerful, became one of the reasons eventually, if you'll try to understand, he did not have the army, neither he had palaces, neither he had big cities itself, और इसी के कारण आपकी छोटी छोटी ट्राइबल पॉलिटी उस टाइम पे चला करती थी. You will also see कि ऋग्वेद also talks about the son did not succeed the father. आपका जो लड़का होता है वो उसके पिताजी के बाद राजा नहीं बनेगा, ये भी चीजें पता चलेगी. So there was no proper hereditary succession, and because of no large state existence, the king did not have the authority to taxes as well. So in the Rigvedic period we do not find the importance of taxes.
Neither we find the importance of the king. The king and the priestly class used to dominate the society. ये सब की जानकारी हमको ऋग्वेद देता रहता है. ऋग्वेद also gives us about the details of the common man. वो कहता है कि there were different dynasties. There were different dynasties. Say for example Puru. Say for example Bharat. Say for example Yadu. And all these dynasties used to fight among themselves. All these dynasties used to fight among themselves. And after fighting, they used to in fact capture many kind of dasa and dasyus. उनको क्या कहा जाता था? दासा एंड दास्यूज. दासा एंड दास्यूज कौन हुआ करते थे? याद रखेगा कि उनको बैटल के अंदर कैप्चर किया जाता था. दे वर कैप्चर्ड इन द बैटल. और कहा जाता था कि द वैदिक पीपल, द आर्यंस, दे डिड नॉट लाइक द दासा एंड द दास्यूज, और उनको साथ काम कराया जाता था. ठीक है. सो द सोसाइटी वाज वेरी डिफरेंट इन द अर्ली वैदिक पीरियड. ये कंप्लीटली आपको एनालिसिस वैदिक एज का पता होना चाहिए. सो व्हेन द वैदिक एज वाज डेवलपिंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वैदिक एज यहां पे डेवलप हो रहा था. ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, age developed in the southern part of the country, that is known as the megalithic age. उसको क्या कहते हैं? megalithic age. अब what do you mean by the word megalith? तो मेगालिथ क्या है? मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि मेगालिथ वर द लार्ज स्टोन बोल्डर्स विच वर यूज्ड टू मार्क द बरियल साइट्स. बरियल साइट्स का मतलब क्या होता है कि वहां पे इंसान जब मरता था तो उसको दफनाया जाता था. सो द वैदिक एज स्टार्टेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. द मेगालिथिक पीरियड वाज कंटेम्पररी टू इट. It was contemporary to it, and it went down in the southern part of the country. The megalithic period continued in the southern part of the country, और megalithic period का origin 3000 years ago से हो गया था. मतलब वैदिक एज से भी पहले हो गया था, but it continued even during the time of Vedic age. अब megalithic age के बारे में we do not write any kind of literature. The only thing that we find is certain tools. We also find certain stones, और स्टोन्स के द्वारा इनकी बरियल साइट्स को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल पता चलती है. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेगालिथिक एज? याद रखेगा. तो वी फाइंड सर्टेन मेगालिथिक साइट्स जहां पे कभी कभी बड़ा सा एक किसी को क्रीमेट किया गया है. इफ समवन इज बरीड डाउन, यहां पे किसी को बरी किया तो उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर मिल जाएगा. यू विल फाइंड ह्यूज स्टोनेज. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आपको बड़े बड़े स्टोन के बोल्डर्स मिल जाएंगे. तो इस प्रकार की साइट्स मिलती है. यहां पे आपको स्केलेटन मिलता है. यू विल फाइंड मेनी स्केलेटन्स एज वेल. इन सर्टेन साइट्स यू विल सी स्मॉल स्टोन्स व्हिच आर प्लेस्ड, और बीच में आपका अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा होल रखा जाता था और यहां पे बरियल किया जाता था. दिस बरियल साइट्स, द हॉलो कैविटी बिटवीन द बरियल, उसको हम लोग सिस्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं. और कहा जाता है कि कोई भी इंसान को जब बरी किया जाता था तो इसके द्वारा किया जाता था. तो यू विल फाइंड टू काइंड ऑफ मेगालिथिक साइट्स. वन विल बी द लार्ज स्टोन. यहां पे किसी को बरी किया, उसके ऊपर पत्थर रख दिया. कभी कभी अगर आप देखोगे तो पत्थर को इस तरह से अरेंज किया जाता था और उसके बीच में किसी को बरी किया जाता था. गेटिंग माय पॉइंट? other than the burial sites, what we get inside is very much interesting. Under the stone burials we find certain pots. मतलब क्या है कि आदमी जब मरता है तो उसके साथ उसकी जो पॉटरी थी वो भी दे दी जाती थी. The pots were painted in black and red color. We also find the use of iron. We find certain instruments which were buried with a individual. उसकी जो skeleton है उसके साथ हमको ये मिला है. We also find the use of horses. अब आप देखिए the Indus Valley civilization जब पुरानी हुआ करती थी तो इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वी ओनली गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रॉन्ज. हमको खाली ब्रॉन्ज ही मिलता है. हियर इन दिस केस वी फाइंड द यूज ऑफ आयरन एज वेल. दैट इज वेरी मच सिग्निफिकेंट. वी फाइंड सर्टेन ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड एंड ऑल्सो द हॉर्सेस. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब यू विल रियलाइज कि मेनी बरियल साइट्स वी हैव क्लासिफाइड. हमने बहुत सारी बरियल साइट्स को पढ़ा है और वहां से हमको पता चला कि कुछ बरियल साइट्स में देयर वाज फैमिली बरियल साउथ इंडिया के अंदर, एंड देयर वाज सर्टेन पीपल हु वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रिच एंड पुअर. क्योंकि कुछ बरियल साइट्स में, से फॉर एग्जांपल देयर इज द साइट कॉल्ड एज ब्रह्मगिरी. इफ यू कैन सी द ब्रह्मगिरी, मैं आपको मैप के अंदर बढ़ा रहा हूं. इफ यू कैन सी दिस साइट कॉल्ड एज ब्रह्मगिरी इज ओवर हियर इन दिस आंध्र प्रदेश रीजन. In the site of Brahmagiri, which belongs to the megalithic period, in Brahmagiri we find 33 gold pieces. We find 2 stones जो skeleton के साथ जुड़े हुए हैं. उससे हमको पता चलता है कि ये जो इंसान है he might be quite rich.
तो इन द मेगालिथिक पीरियड रिच एंड पुअर क्लासेस एग्जिस्टेड. इन सर्टेन बरियर्स वी ओनली फाइंड पॉट्स. आपको माटी के बर्तन ही मिलते हैं. दैट मीन्स दैट द इंडिविजुअल हु इज बरीड डाउन ही माइट बी इकोनॉमिकली नॉट आई वुड से वो है ना कि पावरफुल नहीं होगा. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. अदर देन दिस यू विल सी we find the signs of the family burial as well. We find the signs of the family burial. कैसे? तो there are multiple skeletons which are found at one site. There are multiple skeletons which are found at one site. अब देखिए होता क्या है कि आदमी एक टाइम के ऊपर तो मरेगा नहीं, तो what they used to do, they used to bury a person over here, और बीच में ये जो होल रखा है, the hole which has been capped, this hole is known as cyst. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, it is known as cyst. Why this hole? They used to bury the different person. Say for example, एक फादर का डेथ हो गया है आज से 10 साल पहले, and after 10 years, eventually you will see उसके सन का डेथ हो गया है, तो ये बीच में होल रखा है, वहां पे उसके सन को दफनाया जाता था. सो यू विल सी, विल फाइंड फैमिली बरियल्स, एंड इवेंचुअली आपके बड़े बड़े स्टोन के सर्कल्स के द्वारा वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये वही जगह है जहां बाबूजी को दफनाया गया था. गेटिंग माय पॉइंट? तो यू विल सी ये भी चीज इंपॉर्टेंट है. वाई आर द स्टोन एज, वाई आर द मेगालिथिक एज? When we study the skeletons, we were able to differentiate इनमें से कौन से मेल स्केलेटन्स थे, कौन से फीमेल स्केलेटन्स थे, क्योंकि ऑनेटोमी अलग है. आपकी जो पेल्विक का रीजन है फीमेल का थोड़ा अलग होता है, मेल का अलग होता है. We find certain ornaments as well. You'll also see we were able to understand the number of bones that were there in the body. अब in the ancient period, you will see कि there was a medical practitioner called as Charak. Charak talked about around 360 bones in the body. In the modern day anatomy, we consider that there are around 200 bones, but that means the people belong to ancient India were aware about the number of bones in the body, और वो भी बहुत ही लैंडमार्क चीजें हमको पता चलती है. ठीक है, तो the megalithic age is very much interesting. Other than the site called as the Brahmagiri, the other site that we got belonging to the megalithic is the Inam Gaon. Inam Gaon कहां पे है? याद रखिएगा, मेगालिथिक एज की साइट है. मेगालिथिक एज की साइट में इनाम गांव है. इनाम गांव इज इन महाराष्ट्र. इट इज लोकेटेड ऑन दी रिवर घोड़, याद रखेगा. एंड यहाँ पे आपका जो इंसान को बरी किया जाता है, से फॉर एग्जांपल जैसा बरियल, तो उसका नॉर्थ फेसिंग होता है. कैसा होता है? नॉर्थ फेसिंग. तो आपको यूं इस प्रकार का बरियल मिलेगा टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड. ये भी मेगालिथिक एज की खासियत है. यू विल फाइंड कि इन द इनाम गांव आपको घर के अंदर ही बरियल मिलेगा. साउथ के अंदर हमने क्या देखा कि द साइट्स वर डिफरेंटली लोकेटेड फ्रॉम द विलेज. In the Inam Gaon region, the houses के अंदर ही बरी किया जाता था. We'll also find within the burial, we'll also see the use of clay pots. We'll see the use of food and water. उसको बरी किया जाता था इंसान को. इसके साथ साथ in many of the burials, we find different seeds and different animals. By the megalithic age, we find the use of crocodile. We find the mention of turtle. We find the mention of fish, मंगूस, एंटेलोप, ब्लैक बक, स्पॉटेड डियर, गोट, बफेलो. आप कितने सारे अगर आप देखोगे एनिमल्स मिलते हैं. और एनिमल्स के बोन के ऊपर भी ऑल्सो फाइंड द कट मार्क्स का मतलब क्या है? द एनिमल्स माइट हैव हंटेड डाउन. जब हंट किया होगा तो उसका बोन टूट गया होगा या बोन के ऊपर एक निशानी पड़ गई होगी. दिस थिंग ऑल्सो शोज कि हंटिंग गैदरिंग मेगालिथिक एज में कहीं ना कहीं चला करता था. याद रहेगा कि नहीं रहेगा? वी ऑल्सो फाउंड दैट द बॉडीज वर प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजीशन मतलब यूं करके बॉडीज को रखा जाता था, एक के ऊपर एक पांव चढ़ा के. ये भी चीजें हमको मिलती रहती है. तो दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग. याद रखेगा आपको मेन मेगालिथिक साइट है. वो कौन सी मिली है? याद रखेगा साउथ में एक तो इनाम गांव मिला है. One is Inam Gaon, the second one is Brahmagiri, and the third site that we get is in Tamil Nadu. The third site of the megalithic period is Adi Chanalur. कौन सी है? आदि चनालूर. आपकी भीमबेटका के साथ साथ हुंसगी एंड कुरनूल आर द पैलियोलिथिक साइट. मेहरगढ़, बुरजाव, चिरान, कोलिदवा, महागरा, दाऊजली, हदिंग, दिस आर ऑल दी आई वुड से द नियोलिथिक साइट. याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये मैप को अच्छी तरह से करिएगा. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टोन एज साइट्स. ठीक है, इतना पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा होपफुली. आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा. दो स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन मी विथ हिस्ट्री और जिनको प्लस के ऊपर आना है, दो स्टूडेंट्स हु वांट टू ज्वाइन द प्लस प्लेटफॉर्म, उनके लिए एक अनाउंसमेंट कर देता हूं. मैं हिस्ट्री डिटेल के अंदर पढ़ा रहा हूं. आई विल टेकिंग क्लासेस ऑफ हिस्ट्री इन डिटेल ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. आप आओ, मैंने आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी यहां पे करा रहा हूं. अगर आपको और डीप में करना है
और कॉम्प्रिहेंसिव करना है तो प्लीज ज्वाइन विथ अस। वहां पे आपको प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा कोर्स तो मिलेगा। अदर देन मी वंस यू गेट सब्सक्रिप्शन तो आपको हर एक एजुकेटर के कोर्सेज मिलेंगे। यू विल गेट ऑल द एजुकेटर्स, आपको जितने भी एजुकेटर्स है वो सब ओपन हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो डोंट वरी, आपको जो भी डाउट्स है, मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो जाएगा। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, लाइव क्लासेस वहां पे मैं ले रहा हूं, आपको क्विज मिल जाएंगे, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, हर एक चीज का आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो द चॉइस इज योर्स, यू टेक द डिसीजन। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो, 24 मंथ का लो। लेने से पहले याद रखेगा कि 1 साल का ले रहे हो, इफ यू यूज द कोड PN Live, तो इट विल कम टू 36,000, आपके 2 पैसे बच जाएंगे। थिंक अबाउट दैट, आप उसके ऊपर भी सोच सकते हो। इफ यू वांट फॉर 2 year सब्सक्रिप्शन, अगेन यूज द कोड PN Live, इट विल कम टू 57,600। और अभी तो एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। यू डाउनलोड द एप्लीकेशन, यू गो टू गेट सब्सक्रिप्शन, यू क्लिक ऑन द अनअकैडमी प्लस और UPSC CSE के गोल के ऊपर, और उसके बाद वहां पे भी अगर आपने PN Live कोड यूज किया 36,000 में सब्सक्रिप्शन होगा। आप आओ मेरे साथ, आपको कैसा लग रहा है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, यू गो ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म और आप स्पेशल क्लास लीजिए। स्पेशल क्लास आर दी ओपन क्लासेस विच आर फ्री, इट इज लाइक अ डेमो क्लास। और आपको प्लस के ऊपर कैसा पढ़ाया जाएगा बाय डिफरेंट एजुकेटर्स वो आपको मिलेगा। ट्राई टू अटेंड द स्पेशल क्लासेस, ट्राई टू सी कि आपको कैसा लग रहा है, उसके बाद ज्वाइन करो। मेरे साथ आना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, कल्चर, हर एक सब्जेक्ट की मैं प्लस के ऊपर कराता रहूंगा। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे बताइएगा। काइंडली गिव योर फीडबैक प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप फीडबैक फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए और जरूर से हमको बताइएगा कि ये आप क्या चाहते हो और विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज दैट। कीप स्टडीइंग। जय हिंद।